नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ शिवम सोनी। हमारी खास पेशकश 5 शहर 5 खबर में आपका स्वागत है। तो 5 शहर 5 खबर में हम दिन भर की तमाम 5 महत्वपूर्ण खबरों की बात करेंगे और सबसे पहले खबर लेंगे पूर्वोत्तर के 3 राज्यों के चुनावी नतीजों की। दूसरी खबर होगी उमेश पाल हत्याकांड के आरोपियों पर बुलडोजर एक्शन की। तीसरी खबर लेंगे यूपी बीजेपी के लोकसभा चुनाव को लेकर हुई अहम बैठक की। और चौथी खबर होगी झारखंड के उपचुनाव पर, जहां पर पांचवी खबर होगी धामी कैबिनेट की बैठक में विकास से जुड़े 29 प्रस्तावों पर मुहर की। तो चलिए शुरुआत करते हैं 5 शहर 5 खबर। भारत के 3 पूर्वी उत्तर राज्यों त्रिपुरा, नागालैंड और मेघालय में विधानसभा चुनाव परिणामों की स्थिति साफ हो चुकी है। त्रिपुरा में बीजेपी पूर्ण बहुमत के साथ सत्ता में वापसी करने जा रही है। नागालैंड में बीजेपी एनडीपीपी गठबंधन को बहुमत मिल चुका है। वहीं मेघालय के रुझानों में एनपीपी सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरी है। मेघालय में त्रिशंकु सरकार बनती नजर आ रही है। बता दें कि चुनाव के नतीजे पर आम आदमी पार्टी के सौरभ भारद्वाज ने कहा है कि कृपया ध्यान दें, मेघालय, त्रिपुरा और नागालैंड के चुनाव में आम आदमी पार्टी नहीं लड़ी, कांग्रेस फिर भी हारी है। पूर्वोत्तर के तीनों राज्यों में कांग्रेस की स्थिति पलटी है। त्रिपुरा, नागालैंड और मेघालय में पार्टी सरकार बनाने की स्थिति में नहीं है। पूर्वोत्तर में भी मोदी का मैजिक चला है। चुनावी नतीजे पर जश्न की ये तस्वीर हम आपको बता रहे हैं। पूर्वोत्तर में भी मोदी मैजिक चलता हुआ नजर आया। त्रिपुरा, नागालैंड में फिर खिला है कमल। वहीं मेघालय में त्रिशंकु स्थिति बनती हुई नजर आ रही है। मेघालय में अब की बार त्रिशंकु सरकार, यह सवाल भी गहरा है। चुनावी नतीजे पर आपका कांग्रेस पर तंज, और तंज कसते हुए कहा कि देखिए, पूर्वोत्तर के राज्यों में आम आदमी पार्टी चुनाव तो नहीं लड़ी, लेकिन उसके बावजूद भी देखिए कांग्रेस की स्थिति क्या वहां पर रह रही है। दिनकर आनंद हमारे साथ हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ गए हैं। दिनकर, 3 राज्यों के चुनाव परिणाम क्या बता रहे हैं, किस ओर इशारा कर रहे हैं? जी शिवम, सबसे पहले अपने दर्शकों को बता दें कि तीनों राज्य के लगभग चुनाव के परिणाम सामने आ गए हैं और परिणाम के अनुसार 2 राज्यों में बीजेपी अपनी सरकार बना रही है, वहीं एक राज्य में त्रिशंकु सरकार बनने के आसार दिख रहे हैं। वहीं आपको बता दें कि त्रिपुरा, जहां पे सीपीएम लेफ्ट और कांग्रेस का जो गठबंधन था वो ऐसा माना जा रहा था कि जो बीजेपी के लिए काफ़ी खलनायक साबित होगा, बीजेपी को वो सफाया कर देगा, लेकिन इससे उलट बीजेपी एक बार फिर से बढ़त बनाती हुई दिख रही है। लेकिन यहाँ पे गौर करने की बात ये होगी कि टिपरा मोर्चा, जो कि एक नई पार्टी है, उन्होंने यहाँ पे आके और अच्छा परफॉर्मेंस कर दिया, जिसके अनुसार बीजेपी आगे हो गई। वहीं मेघालय की बात कर ले तो मेघालय में टीएमसी, जो कि किंग मेकर की भूमिका निभा सकती है, हालांकि टीएमसी ने जितना जोर त्रिपुरा में लगाया उसको परिणाम नहीं मिल पाया। शिवम, और इसके साथ साथ मेघालय में भारतीय जनता पार्टी इस बार अकेले चुनावी मैदान में थी, किसी भी पार्टी के साथ गठबंधन नहीं था, तो वहां पे त्रिशंकु स्थिति बनती हुई नजर आ रही है। दिनकर जी, बीजेपी को दरअसल इसका फायदा ही हुआ है, क्योंकि बीजेपी का कहना है कि जहां पे हम पहले 2 सीटों पे थे उससे आगे ही जाएंगे, पीछे नहीं आएंगे। बीजेपी का ये मानना था और इसी क्रोनोलॉजी पे बीजेपी ने मेघालय का चुनाव लड़ा। और जहां तक मेघालय की बात है तो मेघालय में जितने भी रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज हैं इंडिया के, उन लोगों को फायदा हुआ। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एलजेपी रामविलास, जो कि बिहार की पार्टी है प्रमुख था, वो जाके चुनाव लड़ रही है और वो अच्छा कर रही है। जेडीयू जनता दल यूनाइटेड नीतीश कुमार की पार्टी को बहुमत मिल रही है। हालांकि इन लोगों की सीटें आगे आने से कांग्रेस को करारा झटका लगा है। कांग्रेस जहाँ 21 सीटों पे थी वो घट के 4 सीटों पर आ गई है। वहीं टीएमसी भी, जिसने त्रिपुरा में ज्यादा मेहनत किया, उससे उलट उसको मेघालय में ज्यादा फायदा होते हुए दिख रहा है। शिवम, बहुत शुक्रिया आपका दिनकर, तमाम सारी जानकारी को साझा करने के लिए। अगली लोकसभा चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहे हैं, वैसे वैसे चुनावी बैठकों में रणनीतियों को धार देने का दौर बढ़ गया है। माना जा रहा है कि 2024 में लोकसभा चुनाव में एक बार फिर से उत्तर प्रदेश में बंसल की महत्वपूर्ण भूमिका हो सकती है। फिलहाल हारी हुई सीटों को लेकर केंद्रीय मंत्रियों ने प्रत्येक सीट का दौरा कर लिया है। केंद्रीय मंत्रियों ने अपनी रिपोर्ट नेतृत्व और केंद्रीय संगठन को दे दी है। इसी रिपोर्ट के इनपुट के आधार पर सुनील बंसल जरूरी दिशा निर्देश उत्तर प्रदेश के संगठन में दी जा सकती हैं। आपको बता दें कि इसके आधार पर भारतीय जनता पार्टी इस बार मिशन 75+ पर काम करेगी।
चंदन वर्मा इस वक्त हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं लाइव हमारे साथ लखनऊ से। चंदन का रुख कर लेते हैं। चंदन, फिलहाल क्या स्थिति बनती नजर आ रही है, क्योंकि महत्वपूर्ण बैठक आज बीजेपी दफ्तर में हुई 2024 के लिहाज से, क्या कुछ रणनीति बनाई गई? देखिए शिवम, मैं आपको बता दूं, जिस तरह से त्रिपुरा और मेघालय में भारतीय जनता पार्टी ने अपनी जीत हासिल की है, तो ऐसे में देखने वाली बड़ी बात यह है, इसी को लेकर एक जो है बड़ी बैठक की गई थी। भूपेंद्र चौधरी के नेतृत्व में ये बैठक की गई थी और इसमें एक दिशा निर्देश भी जारी किए गए हैं कार्यकर्ताओं को। जिस तरह से लोकसभा चुनाव भी आने वाला है 2024 तक, तो इसको लेकर एक दिशा निर्देश जारी किया गया है। जिस तरह से मेघालय और त्रिपुरा में जो है भारतीय जनता पार्टी अपनी सरकार बना रही है, तो ऐसे में देखने वाली बड़ी बात यह है कि जिस तरह से लोकसभा चुनाव आने वाला है, तो उसको भी लेकर एक दिशा निर्देश जारी किए गए। जो बूथ स्तर पे जो कार्यकर्ता है उनको दिशा निर्देश जारी किया गया है किस तरह से काम करना है, और जो पूरी 80 की 80 सीटें हैं उस पे भारतीय जनता पार्टी को विजय दिलाने का काम करेगी जो इनके कार्यकर्ता हैं। तो इसको इसी क्रम में लेकर एक बैठक करी गई थी और भूपेंद्र चौधरी के नेतृत्व में बैठक थी। और जिस तरह से जीत हासिल किया है भारतीय जनता पार्टी ने, तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी का जो प्रदेश कार्यालय है राजधानी लखनऊ में, वहां पे जश्न का माहौल देखने को मिला था। जो कार्यकर्ता है वो एक दूसरे को मिठाई खिलाकर, मुंह मीठा कराकर जो है जीत का जश्न मना रहे हैं जी। और उसके साथ साथ जो मिशन 75+ है बीजेपी का, वो कितना साकार होता नजर आ रहा है? खबर यह भी है कि जिन 14 सीटों पर पिछली बार बीजेपी हारी थी, उन 14 सीटों पर जीत की रणनीति बनाई जा रही है। किस रणनीति के तहत बीजेपी आगे बढ़ेगी? क्योंकि 80 लोकसभा सीट उत्तर प्रदेश में है और दिल्ली का रास्ता यूपी होकर गुजरता है, तो जिसमें केंद्र की सरकार में बहुत महत्वपूर्ण होता है उत्तर प्रदेश की लोकसभा सीटों का। उत्तर प्रदेश पे जिसका कब्जा है, उसका कब्जा केंद्र पर भी है। देखिए शिवम, जिस तरह से 14 सीटों पर जो हार भारतीय जनता पार्टी की हार हुई थी, उसको लेकर एक बड़ा दिशा निर्देश जारी किया गया है और लगातार भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ जिला स्तर पर और जो बूथ स्तर के जो कार्यकर्ता हैं उनसे लगातार उनसे बैठक कर रही है, उनको दिशा निर्देश जारी कर रही है। लोकसभा चुनाव में जो 80 की 80 सीटें हैं उस पे जीत दर्ज कराने के लिए उनको दिशा निर्देश जारी किया जा रहा है कि किस तरह से आपको पोलिंग पर काम करना है, किस तरह से मतदाताओं के बीच जाकर सरकार के जो सरकार की जो नीतियां हैं उनको जनता तक पहुंचाने का काम भारतीय जनता पार्टी करेगी। इसको लेकर एक आज ये बड़ी बैठक की गई है और प्रदेश की ये बड़ी बैठक मानी जा रही है। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने 2 सीटों पर जो जीत दर्ज कराई है, ऐसे में ये जो बैठक है ये बड़ी बैठक और अहम बैठक मानी जा रही है जी। बहुत शुक्रिया आपका चंदन, तमाम सारी जानकारी को साझा करने के लिए। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में कुल 30 बिंदुओं पर निर्णय लिया गया है, जिसके तहत राज्य सरकार की सोलर नीति में सीएम स्वरोजगार संशोधन नीति को मंजूरी दे दी गई है। राज्यपाल के अभिभाषण के साथ साथ गैरसैंण में पेश होने वाले बजट को भी मंजूरी मिली है। सूत्रों की माने तो राज्य सरकार इस बार सरप्लस बजट पेश कर आज की कैबिनेट में राज्य आंदोलनकारियों को 6.5 आरक्षण 6:3 आरक्षण दिए जाने का प्रस्ताव नहीं आ सका। इसके लिए कैबिनेट ने नाराजगी व्यक्त की है। सुबह की ऐसी जमीनें जो अलग अलग प्रकार से कब्जे में हैं, ऐसे मामलों के निस्तारण के लिए एक सब कमेटी का गठन कर दिया गया है। तो सोलर पॉलिसी को भी मंजूरी मिली है। इसके साथ साथ गैरसैंण सत्र में आने वाले बजट को मंजूरी दी गई है। अभय केंतुरा हमारे साथ, हमारे सहयोगी इस वक्त देहरादून से लाइव जुड़ गए हैं। अभय, कैबिनेट की बैठक में 30 बिंदुओं पर मोहर लगी है, क्या क्या महत्वपूर्ण फैसले इस कैबिनेट की बैठक के, जरा विस्तार से बताइए। दीपिका, धामी सरकार के सचिवालय में हुई इस कैबिनेट बैठक में 30 बिंदुओं पर कैबिनेट की तरफ से अपनी मंजूरी यहां पर दी गई है। सबसे बड़ी मंजूरी ये कह सकते हैं कि जिस पर कैबिनेट ने अपनी सहमति यहां पर दिखाई है वो यही है कि राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा होने के साथ साथ जो गैरसैंण में सरकार के द्वारा बजट पेश किया जाना है, उस बजट को कैबिनेट ने अपनी मंजूरी यहाँ पर दे दी है। इसमें अब अगर कोई संशोधन किया जाता है तो फिर 15 मार्च से पहले का जो गैरसैंण में जो कैबिनेट बैठक आहूत होगी, उसमें बैठक में उन संशोधनों को सम्मिलित करने का काम किया जाएगा। लेकिन ये कहा जा सकता है कि इस बार का जो बजट होगा सरप्लस बजट होगा। सरकार की तरफ से इस बार आजीविका यानी रोजगार देने वाला जो विकास की जो योजना है, उन योजनाओं को आगे बढ़ाने वाला बजट पेश किया जाएगा। महिलाओं की आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए महिलाओं से संबंधित जो योजना इस समय राज्य सरकार संचालित कर रही, उन योजनाओं के लिए बजट का दरवाजा खोल दिया जाएगा। साथ ही ये कह सकते हैं कि किसानों के लिए भी सरकार की तरफ से बहुत सारी योजनाओं को संचालित करने का काम किया जा रहा है और उन योजनाओं को भी आगे बढ़ाने का काम होगा। साथ ही कई विभागों की जो सेवा नियमावली थी, उन नियमावलियों को आज की इस कैबिनेट बैठक में मंजूर कर लिया गया।
राज्य की जो पर्यटन नीति है, उस पर्यटन नीति के तहत एक कमेटी का गठन यहाँ पर कर लिया गया है, जो राज्य में नए डेस्टिनेशनों के यानी नए पर्यटक स्थलों को तलाशने का काम यहाँ पर करेगी, उनको कैसे विकसित किया जा सकता है, जो राज्य में आने वाले दिनों में जो श्रद्धालु सैलानी यहाँ पर पहुँचेंगे उनके लिए किस प्रकार की सुविधाएं होनी चाहिए उन पर्यटक स्थलों पर, उसको लेकर अपने सुझाव देने का काम यहाँ पर करेगी। और सरकार को किस दिशा में अब पर्यटन को क्षेत्र में आगे काम करना चाहिए उसको लेकर अपनी बात यहाँ पर रखेगी। साथ ही राज्य की नई सौर नीति, जो सौर ऊर्जा की जो नीति है, उस नीति को भी कैबिनेट ने अपनी मंजूरी यहाँ पर दे दी है। अब राज्य में ये कहा जा सकता है कि जो अभी तक जल विद्युत जो परियोजनाएं थी, उन परियोजनाओं के अलावा ऊर्जा के नए विकल्पों पर धामी सरकार काम कर रही है और उसमें सौर ऊर्जा को लेकर सरकार खासी अपनी रणनीति बनाने में जुटी हुई नजर आ रही है। सौर ऊर्जा को कैसे राज्य में बढ़ाया जा सकता है, सौर ऊर्जा पर कैसे लोगों की भागीदारी और ज़्यादा यहाँ पर शामिल की जा सकती है, उसको लेकर अब यहाँ पर काम किया जाएगा। तो सीधे तौर पर समझा जा सकता है कि आज की जो धामी सरकार की जो कैबिनेट बैठक हुई है, ये राज्य के विकास के लिए समर्पित बैठक कही जा सकती है और इसके सकारात्मक परिणाम निकट भविष्य में देखने को मिलेंगे, जिसका लाभ राज्य की जनता को मिलेगा। जी अभय, आंदोलनकारियों को आरक्षण दिए जाने का प्रस्ताव नहीं आ सका, इसलिए कैबिनेट ने नाराजगी भी व्यक्त की है, खबर यह भी है। जब ये कह सकते हैं कि मुख्यमंत्री की तरफ से सीधे तौर पर यहाँ पर अधिकारियों से पूछा गया, शासन के अधिकारी जो इस कैबिनेट बैठक में मौजूद थे उनसे पूछा गया कि 10% जो क्षैतिज आरक्षण का राज्य आंदोलनकारियों को देने का ऐलान सरकार की तरफ से किया गया था, उस पर क्यों अभी तक प्रस्ताव नहीं आ पाया था। उसको लेकर अधिकारियों को फटकार लगाने का काम भी मुख्यमंत्री की तरफ से किया गया कि समय रहते हुए जो सरकार यहाँ पर घोषणाएं करती है, चाहे वो मुख्यमंत्री स्तर की हो या मंत्रियों के स्तर की हो, उन योजनाओं पर, उन घोषणाओं पर शासन के स्तर पर देरी नहीं होनी चाहिए, अधिकारियों को उस पर तत्परता के साथ काम होना चाहिए। और मुख्य सचिव की तरफ से सीधे तौर पर मुख्यमंत्री के इन सभी सवालों का जवाब देते हुए कहा गया है कि अभी जो आंदोलनकारियों के क्षैतिज आरक्षण का जो मामला है, उस पर एक्सपर्ट की जो राय आनी बाकी है या विधिक विभाग की जो राय आनी बाकी है, वो यहाँ पर बची हुई है। जैसे ही वो यहाँ पर आती है, उसके बाद उसको लेकर अंतिम निर्णय या अंतिम फाइल जो बनाने का काम होगा, वो यहाँ पर किया जाएगा। अभी ये कह सकते हैं कि कैबिनेट की जो उप समिति यहाँ पर बनाई गई थी कैबिनेट मंत्रियों की, उस समिति ने अपनी रिपोर्ट को सौंपने का काम यहाँ पर कर दिया, लेकिन अभी अंतिम निर्णय होना बाकी है, जिसके लिए अब ये कह सकते हैं कि कैबिनेट की तरफ से मुख्यमंत्री को यहाँ पर अधिकृत कर दिया गया। उनकी तरफ से आगामी कैबिनेट बैठक में इन सब चीजों को लेकर अंतिम निर्णय लिया जाएगा। जी अब इसके साथ बजट सत्र को मंजूरी मिल गई है, तो क्या उत्तराखंड की जनता इस बार के बजट से किस तरह की उम्मीद लगाए? क्या कुछ खास इस बजट में रह सकता है? किस तरह का मसौदा इस बजट को लेकर तैयार किया गया सरकार का, उसको लेकर कुछ जानकारी? जब कल मुख्यमंत्री ने साफ तौर पर कहा है कि इस बार का जो बजट होगा, यानी 13 मार्च से जो गैरसैंण के भराड़ीसैंण स्थित विधानसभा भवन में जो बजट पेश किया जाएगा, धामी सरकार का पहला पूर्ण बजट होगा जो गैरसैंण में पेश होगा। इससे पहले कह सकते हैं कि सरकार की तरफ से सप्लीमेंट्री बजट, उससे पहले भी एक सप्लीमेंट्री बजट देहरादून में ही पेश करने का काम यहाँ पर किया गया था और गैरसैंण में पहली बार धामी सरकार बजट पेश हो रहा। तो ऐसे में सरकार चाहती है कि बजट ऐतिहासिक बजट हो, उपलब्धियों भरा बजट हो और राज्य के विकास के लिए समर्पित बजट हो। तमाम सारी जानकारी को साझा करने के लिए फिलहाल वक्त एक ब्रेक का है, जल्द लौट रहे हैं। इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज। भारत अगर आज दुनिया के लिए ब्राइट स्पॉट है तो यूपी भारत के ग्रोथ को ड्राइव करने वाला नेतृत्व दे रहा। यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के विजन के अनुरूप माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में आयोजित हुए ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट 2023 में रिकॉर्ड 33.50 लाख करोड़ रुपए से अधिक के 19,000 से अधिक MOU हुए हैं। इसमें 93 लाख से अधिक युवाओं को रोजगार के नए अवसर मिलेंगे। बुंदेलखंड, पूर्वांचल सहित चंदौली, सिद्धार्थनगर, बलरामपुर, फतेहपुर, सोनभद्र, चित्रकूट, श्रावस्ती और बहराइच जैसे आकांक्षी जनपदों में निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट उत्तर प्रदेश के विकास को नई गति और अर्थव्यवस्था को $1 ट्रिलियन बनाने में अहम पड़ाव साबित होगा। नए भारत का ग्रोथ इंजन। इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज। तो
ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। झारखंड के रामगढ़ विधानसभा सीट पर हुए उपचुनाव में एनडीए की प्रत्याशी सुनीता चौधरी ने बाजी मारी है। उनकी जीत पर झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने बधाई दी। उन्होंने राज्य सरकार को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि राज्य सरकार की विफलता के 3 साल को जनता ने आईना दिखाया। जिस तरह मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन झारखंड की जनता को ठगने का काम कर रहे हैं, 1932 खतियान लागू नहीं हुआ और झूठी खतियान यात्रा पूरे राज्य में चला रहे थे, उसका फल जनता ने उनको दिया है। हेमंत सोरेन जनता से किए वादों को 1 साल में पूरा करें, नहीं तो 2024 में जनता हेमंत सोरेन को गद्दी से उखाड़ कर फेंक देगी। तो रामगढ़ में उपचुनाव के परिणाम आ गए हैं और एनडीए प्रत्याशी की जीत हुई है। इसके साथ ही 24 चुनाव में झारखंड में किसकी सरकार, ये एक बड़ा सवाल खड़ा हो गया है और हेमंत सरकार को कांग्रेस और झारखंड मुक्ति मोर्चा को एक बड़ा झटका यहां से कहेंगे, क्योंकि एनडीए प्रत्याशी की रामगढ़ में जीत हुई है और फिर से एनडीए की एकजुटता का जो साफ संदेश रामगढ़ चुनाव में देखने को मिला है। क्या वाकई में जो स्थिति इस उपचुनाव में हुई, जो क्या वो वही स्थिति 2024 की तस्वीर बनकर उभरेगी? हालांकि ये बड़ा सवाल है, लेकिन एनडीए प्रत्याशी सुनीता चौधरी ने बाजी मारी है। सुनीता चौधरी का फोटो भी हम आपको दिखा रहे हैं। यही सुनीता चौधरी जो कि एनडीए की ओर से प्रत्याशी बनाई गई थी और इन्होंने रामगढ़ में जीत दर्ज की है। तो रामगढ़ में एनडीए की एकजुटता का साफ तौर से संदेश, एनडीए प्रत्याशी सुनीता चौधरी ने बाजी मारी है। सुनीता चौधरी की जीत हुई है, क्योंकि रामगढ़ उपचुनाव का आज परिणाम आया था, वोटिंग हुई थी कुछ दिन पहले, उसका रिजल्ट आज आया है। आपको बता दें कि झारखंड के रामगढ़ विधानसभा सीट पर हुए उपचुनाव में एनडीए की प्रत्याशी सुनीता चौधरी ने बाजी मारी है। उनकी जीत पर झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने बधाई दी। साथ ही उन्होंने राज्य सरकार को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि राज्य सरकार की विफलता के 3 साल को जनता ने आईना दिखाया। जिस तरह मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन झारखंड की जनता को ठगने का काम कर रहे हैं, 1932 खतियान लागू नहीं हुआ और झूठी खतियान यात्रा पूरे राज्य में चला रहे हैं, उसका फल जनता ने उनको दिया है। हेमंत सोरेन जनता से किए वादों को 1 साल में पूरा करें, नहीं तो 2024 में जनता हेमंत सोरेन को गद्दी से उठाकर फेंक देगी। तो रामगढ़ में एक बार फिर से एनडीए की एकजुटता देखी है और एनडीए प्रत्याशी सुनीता चौधरी ने जीत दर्ज की है। राकेश हमारे सहयोगी इस वक्त रांची से जुड़ गए हैं। राकेश, रामगढ़ में एनडीए की जीत 2024 का क्या ये संकेत मान के चलें? देखिए शिवम, जिस तरीके से जीत हुई है उसमें निश्चित तौर पे कहा जा सकता है कि ये संकेत ही है 2024 के चुनाव को लेकर के, क्योंकि पिछले 3 साल से जब हेमंत सरकार राज्य में जो काम कर रही है उसको लेकर एक आकलन कहा जा सकता है कि जनता क्या आकलन कर रही है, और साफ तौर पे लगता है कि कहीं ना कहीं इसकी चर्चा भी होने लगी है। एक और सवाल खड़ा हो रहा था खास करके कि जिस तरीके से 2019 के विधानसभा के चुनाव हुए थे, वैसे समय में आजसू और बीजेपी जो एनडीए की घटक दल मानी जाती है आजसू, और दोनों का गठबंधन है यहाँ पे, वो अलग अलग होकर चुनाव लड़े थे और उसकी कहीं न कहीं उसका खामियाजा पूरी तरह से भुगतना पड़ा था। तो इस बार अगर दोनों मिलकर लड़े हैं तो जीत सुनिश्चित हुई है। तो आने वाले समय में कई तरह के संकेत ये चुनाव दे रहा है। जी, और उसके साथ साथ कहा जा रहा है कि हेमंत सरकार को उखाड़ कर फेंक देंगे। ये बात भारतीय जनता पार्टी कह रही है। जब झारखंड में चुनाव होगा तो हेमंत सरकार उखाड़ के फेंक देंगे। साथ साथ लोकसभा चुनाव में भी साफ तौर से संदेश दिया है जीत का बीजेपी और गठबंधन ने। देखिए, जाहिर सी बात है कि जिस तरीके से चुनाव हुआ है और लगभग 1 साल 2 साल के भीतर जिस तरीके का माहौल देखा जा रहा था और उसके बाद से एक आकलन करने का समय था जनता के बीच जाकर राजनीतिक दलों को, तो निश्चित तौर पे कहा जा सकता है कि एनडीए और यूपीए दोनों ही जनता के बीच जाकर अपनी स्थिति को भांपने और आंकने की जरूर कोशिश कर रहे थे। तो ऐसे में ये चुनाव कहीं न कहीं उसी दिशा में ले जा रहा है कि आने वाले समय में क्या कुछ राजनीतिक हलचल देखने को मिल सकती है और किस तरीके की। सदी विपक्ष ने आरोप भी लगाया कि 1932 का खतियान लागू नहीं हुआ और झूठी खतियान यात्रा पूरे राज्य में चला रहे हैं।
कई मुद्दे हैं, खास करके 32 का खतियान है। आपने देखा होगा कि हम लोगों ने रोजगार को लेकर जिस तरीके से लगातार सवाल खड़े किए थे, वो मुद्दा सबसे अहम माना जाता है। और जिस तरीके से रामगढ़ का इलाका है, वहाँ पे युवाओं की भूमिका काफी अहम मानी जाती है और कई ऐसे आंदोलन हैं जो युवाओं की तरफ से किए जा रहे थे, 32 के खतियान को लेकर हो या फिर कहीं न कहीं रोजगार को लेकर हो। तो कहीं न कहीं ये सारे जो गंभीर मुद्दे हैं राज्य हित को लेकर के, उस पर सवाल जो खड़े हो रहे थे, उसका भी खामियाजा कहीं न कहीं चुनाव को लेकर माना जा रहा है। और इस पर भी जरूर मंथन किया जाएगा तमाम राजनीतिक दलों की तरफ से, क्योंकि जीत सिर्फ अभी फिलहाल एक उपचुनाव की हुई है। तो ऐसे में दोनों ही खास करके दोनों सत्ताधारी दल और विपक्ष दोनों के लिए एक चुनौती होगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका तमाम सारी जानकारी को साझा करने के लिए राकेश। प्रयागराज के उमेशपाल हत्याकांड में यूपी पुलिस का सख्त एक्शन शुरू हो गया है। गैंगस्टर अतीक अहमद के करीबी हत्याकांड के आरोपियों पर संपत्तियों पर बुलडोजर चला है। प्रयागराज में बुलडोजर चलाने का ऑपरेशन शुरू हो चुका है। सीएम योगी ने विधानसभा में प्रयागराज हत्याकांड के आरोपियों को मिट्टी में मिला देने की बात भी कही थी। माफिया के खिलाफ बुलडोजर एक्शन जारी है और फिर बाबा का बुलडोजर चला। कल अतीक अहमद के गुर्गे के यहां बुलडोजर चला और आज फिर से इस बुलडोजर की कार्रवाई देखी गई है। शोएब रिजवी हमारे साथ, तो हमारे सहयोगी इस वक्त लाइव जुड़ गए हैं। शोएब का रुख कर लेते हैं। शोएब, लग रहा है कि बुलडोजर अब माफिया का अंत करके ही मानेगा, दहशतगर्दों का अंत करके ही मानेगा, क्योंकि लगातार जो कल से बुलडोजर एक्शन हो रहा है अतीक अहमद के करीबियों पर, उससे ही लग रहा है। बिल्कुल निश्चित तौर पर योगी सरकार का एक तरह से सिंबल कह सकते हैं बुलडोजर। जिस तरह से योगी की राज में बुलडोजर कल्चर एक डेवलप हुआ है, खासतौर से ऐसे माफिया और जो अपराधी हैं उनके खिलाफ जिस तरह से बुलडोजर की कार्रवाई होती है, वो कहीं ना कहीं एक बड़ा संदेश देने की कोशिश करता है। हालांकि पिछले दिनों प्रयागराज में जिस तरह से उमेश पाल की हत्या हुई, 2 गनर की भी उसमें जाने गई है, उसके बाद से जिस तरह से फिर एक बार प्रयागराज में पिछले कुछ दिनों से बुलडोजर का जो एक अभियान था वो रुक सा गया था, लेकिन इसके बाद फिर तेजी पकड़ी है। कल ही अतीक के करीबी और बताया जाता है कि शाइस्ता परवीन जो अतीक की पत्नी है उसी आवाज से रहती थी, उसको गिराया गया। लेकिन आज एक और मकान को जमींदोज किया गया है। सफदर का यह मकान बताया जा रहा। इस मकान के बारे में कहा जाता है कि पीडीए के जो नियम है उसके पालन नहीं किया था, उसकी विपरीत ये बनाया गया था। हालांकि अतीक से भी इनके तार जोड़े जा रहे हैं, इनके गन हाउस है और ऐसे में एक कड़ी कार्रवाई की जा रही है। तो उम्मीद की जा रही है कि आने वाले दिनों में ऐसा और भी कार्रवाइयां देखने को मिलेगी। खासतौर से जो लोग इसमें दिख रहे हैं, जो शूटर इसमें दिख रहे हैं, उनके मकान उनको चिन्हित करने की कोशिश की जा रही है और पीडीए ने बाकायदा लिस्ट बना रखी है। और ये अभियान आने वाले दिनों में न सिर्फ और तेज होगा, बल्कि जो एसटीएफ और पुलिस की टीमें काम कर रही हैं उसके भी नतीजे हो सकता है, क्योंकि पहले एक इनकाउंटर किया जा चुका है। लेकिन अब पीडीए जिस तरह से अभियान चला रहा है उसने बाकायदा लिस्ट बना ली है। खासतौर से जो अतीक या इससे जुड़े लोग हैं उनकी जो लिस्ट है उससे एक कार्रवाई की जद में जो भी आ रहा है उसको तो वो उस अभियान में शामिल कर रहा है। उसी कड़ी में आज ये कार्रवाई की जा रही है। बहुत शुक्रिया शोएब आपका तमाम सारी जानकारी को साझा करने के लिए। और इसी के साथ 5 शहर 5 खबर में इतना ही। खबरें लगातार जारी हैं, देखते रहिए इंडिया वॉइस।